मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं और मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, बस तू जरा कोशिश तो कर। वेलकम वेलकम टू सोशोलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा ये एनटीए का समाजशास्त्र का सेकंड पत्र का प्रश्न पत्र का ये थर्ड थिंकर हैं कार्ल मार्क्स। और आपके मैक्स वेबर और इमाल दुर्खिम ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ये भी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के थिंकर हैं कार्ल मार्क्स। इन पर देखेंगे कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं। इन्होंने कल्पना मूलक समाजवादी पर विचार करेंगे इनके, और कार्ल मार्क्स के विचारों के स्रोत देखेंगे कौन कौन से हैं इस लेक्चर में। और कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद देखेंगे, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कार्ल मार्क्स की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1805 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रोवेज नगर में हुआ था। और कार्ल मार्क्स की स्कूली शिक्षा भी इसी नगर से प्रारंभ हुई थी। और 1838 में स्कूली शिक्षा के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए वोन विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। और 1841 में इन्होंने दर्शनशास्त्र से डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त की मार्क्स ने। और 1842 ईस्वी में राय समाचार पत्र के लेखन के रूप में इन्होंने कार्य किया। और परंतु प्रशासनिक सरकार के इन्होंने कुछ विरुद्ध के कारण कार्ल मार्क्स को समाचार पत्र भी छोड़ना पड़ा। उनकी पत्नी का नाम जेनी था। 1847 ईस्वी में ब्रसेन को सत्यापित कम्युनिस्ट लीग और क्षेत्रीय समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी कार्ल मार्क्स को ही सौंपी गई थी। और 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ मार्क्स का। घोषणा पत्र के अंत में कहा गया है कि कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासन वर्ग को कांपने दो, यानी कि मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, परंतु जीतने के लिए उनके पास सारा जहां है। मार्क्स ने कहा, क्रांति इतिहास का इंजन है। बेल्जियन से भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों के कारण निष्कासित करना पड़ा। वहाँ से भी उनको निष्कासित कर दिया कार्ल मार्क्स को। इसी कारण उनके जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई, आर्थिक तंगी भी आ गई थी। और 1850 ईस्वी में मार्क्स के पुत्र की मृत्यु हो गई। और 1852 में इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। और 1867 में कार्ल मार्क्स की कृति दास कैपिटल, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इनकी कृति है दास कैपिटल। ये एनटीए ने कई बार पूछा है इस बुक को कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स की है। इसका प्रथम खंड जर्मनी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने पूंजीवाद का बड़ा विरोध किया था कार्ल मार्क्स ने। इस मान्यता के बल पर देकर प्रकाशित किया कि मनुष्य के अस्तित्व को उनकी चेतना निर्धारित नहीं करती है, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। कैपिटल के 2 शेष खंडों में एंजल के पूर्ण किया था। 2 खंड को इन्होंने एंजल ने पूर्ण किया था कार्ल मार्क्स के। और दिसंबर 1864 में लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग एसोसिएशन, यानी कि पहला इंटरनेशनल हुआ। इसमें कई देशों के मजदूर नेताओं ने भी भाग लिया था। इसमें कार्ल मार्क्स भी आपके शामिल थे, जिनकी जनरल काउंसिलिंग में उन्होंने पहले ही चुन लिया गया था। इस संगठन में मार्क्स इमाम दुर्खिम के अराजकतावादी विग के संघर्ष में शामिल हुए थे आपके कार्ल मार्क्स। और 1881 में कार्ल मार्क्स की पत्नी का निधन हो गया था। बुढ़ापे, बीमारी और आर्थिक अभाव के कारण कार्ल मार्क्स को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित किया है। और 14 मार्च 1883 में कार्ल मार्क्स का निधन हो गया। और दोस्तों, अब हम कार्ल मार्क्स के विचारों के स्रोत देखते हैं, कौन कौन से इनके स्रोत हैं। फर्स्ट पॉइंट है जर्मन विद्वानों का प्रभाव कार्ल मार्क्स पर क्या है। मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया था कार्ल मार्क्स ने। और इन्होंने युवा हीगलवाद फेयरवाद से भौतिकवाद का विचार लिया था। सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन। मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, रिकॉर्ड आदि से श्रम के मूल सिद्धांत को अपनाया। इसी श्रम के मूल सिद्धांत के आधार पर उन्होंने विशेष मूल्य का सिद्धांत दिया, यानी कि अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया था आपके कार्ल मार्क्स ने। थर्ड पॉइंट है फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन।
फ्रांस में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर आदि चिंतकों ने जिस समाजवाद का प्रतिपादन किया था उनका स्वरूप यद्यपि काल्पनिक था तथापि वह अपने चरित्र में क्रांतिकारी था, यानी कि चरित्र में क्रांतिकारी था। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्थान और उनका शोषण करने वाले वर्ग के विनाश का सिद्धांत और वर्गहीन समाज जिनमें केवल सर्वहारा वर्ग हो की स्थापना का विचार आदि मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से ही ग्रहण किया था। ये कौन से चिंतन से ग्रहण किया था? फ्रेंच समाजवादियों से ग्रहण किया था। और फोर्थ पॉइंट है इनका, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ। तत्कालीन पूंजीवादी समाज में शोषणवादी चरित्र ने भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। मार्क्स ने ठीक ही लिखा है, मार्क्स के चिंतन के संबंध में अगर महत्वपूर्ण बात उनकी मौलिकता नहीं है वरना उनकी समयकारी शक्ति है। उनके सामग्री को कई स्थानों से एकत्रित कर उनके एक सिद्धांत का रूप दिया जिसमें सर्वहारा आंदोलन के सिद्धांत का निर्माण हुआ कार्ल मार्क्स के। अगर हम संक्षेप में कहें तो यह कहा जा सकता है कि मार्क्स ने चाहे ईंटों को बहुत से स्थानों से एकत्र किया हो, परंतु उनके साम्यवाद को जो विशाल भवन बनाया गया है वह सर्वथा मौलिक है। मार्क्स ने साम्यवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान दिया, इसी कारण उसे वैज्ञानिक साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है आपके कार्ल मार्क्स को। समाजवादी। मार्क्स के कल्पनामूलक समाजवादी पूर्ववर्ती समाजवादी सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को कल्पनामूलक समाजवादी भी कहा जाता है। इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हैं आपके सेंट साइमन। इनके क्या विचार हैं? सेंट साइमन ने 1861 से और 62 ईस्वी तक प्रकाशित लेखों में अंतर्गत एक नए प्रकाश साम्यवाद की नींव रखी मैंने, और उनके एक तरह से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रखा। सेंट साइमन ने एक तरह से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत रखा था, परंतु यह हिंसात्मक संघर्ष नहीं था। उन्होंने जिन दो प्रमुख वर्गों की पहचान की थी वे थे उत्थान और उद्योगपति, परोपजीवी या अधिकारी वर्ग। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी क्रांतिकारी या सुधारात्मक गतिविधियां तब तक व्यर्थ हैं जब तक कि वह राजनीतिक परिवर्तन न लाएं। उनके भावी समाज की कल्पना वर्गहीन समाज के रूप में नहीं की, बल्कि यह विचार रखा कि मध्यवर्ग, वैज्ञानिक और सर्वहारा समान रूप से उत्पादन वर्ग के सदस्य होंगे। ये लिखा है आपका साफ साफ, ये देख लीजिए, ये लिखा है सदस्य होंगे। ये सब साम्यवाद विरोधी संघर्ष को स्वामित्व सहयोगी है और भावी औद्योगिक प्रणाली से बराबर लाभप्रिय होंगे। उनका विचार था कि साहूकार, इंजीनियर, माल निर्माता अपनी प्रबंधकीय कुशलता और बुद्धिमानी के बल पर कामगारों वर्ग के साथ मैत्री स्थापित करने के लिए सबसे कुशल क्रांतिकारी नेता सिद्ध होंगे। और आपके सेंट साइमन की सूझबूझ और प्रयत्नों से भावी साम्राज्य में वर्ग संघर्ष लुप्त हो जाएगा। सेंट साइमन की बात करें तो उन्होंने विचारों से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने प्रहार का लक्ष्य साम्यवाद था, पूंजीवाद नहीं था। इनके विचार देखें तो इनका विचार साम्यवाद था, पूंजीवाद नहीं था। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपके विचार कौन से हैं। चार्ल्स फूरियर, ये रहे आपके, इनके विचार देखते क्या हैं। चार्ल्स फूरियर ने 19वीं सदी में प्रकाशित प्रारंभ का फ्रांसीसी साम्यवादी आलोचक और साम्यवादी विचारक था आपके चार्ल्स फूरियर। और इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कृति द सोशल डिस्टेंसी ऑफ मैंस, मनुष्य की सामाजिक नियति पर 1808 में ईस्वी के अंतर्गत मानव की मुक्ति के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और सेंट चार्ल्स फूरियर ने उनके सामाजिक व्यवस्था को प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में ढालने का सुझाव भी दिया था आपके फूरियर साहब ने। और इन्होंने लिखा था कि प्राकृतिक व्यवस्था गुरुत्वाकर्षण के नियम से नियति होती है, जिसका पता न्यूटन 1642 से 1727 ईस्वी में लगाया था। फूरियर ने मनुष्य को छोटे छोटे समुदायों में संगठित करने का प्रस्ताव रखा जो सामान्य स्वामित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगे, परंतु उनमें कुछ सीमा तक कार्य निजी संपत्ति का अनुमति होगी। मानवीय अपेक्षाओं को पूरी तरह से सामर्थ्य करने के लिए समुदायों को अपेक्षाओं की विशेषताओं पर भी भागीदारी दी जाएगी।
मनुष्य के बीच कार्य का विभाजन, इन्होंने कि बताया है कि मनुष्य के बीच कार्य का विभाजन श्रम के सिद्धांत के अनुरूप होगा, अर्थात जो काम जिस व्यक्ति को पसंद है उसे वही काम सौंपा जाएगा। यानी कि देख लीजिए, अगर गुलाब को किसी काम को कोई व्यक्ति अगर गुलाब का चीज़ करना चाहता है, उगाना चाहता है या खेती करना चाहता है, तो उसको उसी काम करने दिया जाएगा। और कोई धूल मिट्टी पसंद करने वाला हो तो उसे धूल मिट्टी का काम दिया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संगठन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका किसका कथन था? ये आपका था चार्ल्स फोरियर जी का कहना था। और सारा समाज, ये लिखा है, सारा समाज सहज स्वाभाविक प्रेरणा से संगठित होगा, सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलेगा। ये भी सही बात, परंतु मिलजुल कर रहने के कारण घनवान और निर्धन भेदभाव का निधन हो जाएगा। और आपके आगे के थिंकर देखते हैं कौन है? रॉबर्ट ओवेन। इनका क्या विचार है? रॉबर्ट ओवेन ने 19वीं सदी में प्रारंभ का ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी और सहकारिता आंदोलन का अग्रदूत था और उसे आरंभिक समाजवादी भी माना जाता है। ओवेन ने 1799 में स्कॉटलैंड, ये लिखा आपका स्कॉटलैंड के न्यू नॉरल शहर में एक आदर्श सूती कपड़ा मिल की स्थापना करने पर यह सिद्ध का प्रयत्न किया कि मजदूरों के लिए अच्छी मजदूरी और काम की अच्छी शर्त जुटाकर भी व्यावसायिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह मिल प्रमुख प्रबंधन व्यवस्था का कानूनी बन गई, जिसके ओवेन एक मानव प्रेमी के रूप में पूरे यूरोप में विख्यात हो गए थे। ओवेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी व्यू ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के प्रति एक नया दृष्टिकोण, यह 1812 से और 13 में प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने ओवेन साहब ने व्यक्ति के चरित्र का निर्माण के साधन के रूप में शिक्षा की भूमिका पर विशेष बल दिया था। उनके तर्क दिया कि प्रगति के दौरान मनुष्य मैदान में 3 बहुत बड़ी बाधाएं हैं, यानी कि धर्म, विवाह और निजी संपत्ति, जो ज्ञान के विमुख होकर अलौकिक विश्वासों और अनुपयुक्त नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। निजी संपत्ति इसलिए बुरी है कि वह विषमता और निर्धनता को बढ़ावा देती है। यह आपका किसका कथन था? ओवेन साहब का। इन सब बुराइयों के प्रतिकार के लिए साम्यवाद का प्रचार एक दिव्य संदेश की तरह करना चाहिए। ओवेन ने बेरोजगार लोगों के लिए समस्या का समाधान करने के लिए सहकारिता ग्राम स्थापित करने के लिए वकालत भी की थी, जहाँ सारा काम मिलजुल कर किया जाएगा। मार्क्स ने इसे काल्पनिक मूलक समाजवादी भी कहा था। और अब हम आगे देखते हैं, ये रहा आपका मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद। देखते हैं क्या है इनका कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक साम्यवाद। साइंटिफिक सोशलिज्म ऑफ मार्क्स, सहीवारा साम्यवाद तथा वैज्ञानिक साम्यवाद के नाम से ज्ञात मार्क्सवादी साम्यवाद को मार्क्स इसलिए वैज्ञानिक कहता है कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। और उससे पहले साइमन फोरियर तथा ओवेन का साम्यवादी वैज्ञानिक इसलिए नहीं था क्योंकि वह इतिहास पर आधारित न होकर केवल कल्पना पर आधारित था। इन लोगों का जो कथन था वह इतिहास पर आधारित नहीं था, सिर्फ काल्पनिक था। और मार्क्स के दर्शन का बड़ा विराट तथा सुसंबद्ध है। केटलिन के अनुसार, ये लिखा है आपका केटलिन, ये देख लीजिए, ये केटलिन के अनुसार उनका क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित था। और वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत पर आर्थिक सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर मार्क्स, हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, आध्यात्मिक विधा पर आधारित था। इस प्रकार स्पष्ट मार्क्स के विचारों को हम निम्न आधारों पर स्तंभ पर देख सकते हैं। इनके पॉइंट है: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का पूरक सिद्धांत है ये। और अतिरिक्त मूलक का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी सिद्धांत, ये सभी स्तंभ जिन पर मार्क्स ने अपने दर्शन का भवन निर्मित किया था। यानी कि ये सभी सिद्धांत इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने ये किसी भवन का निर्माण किया था, एक दूसरे से गुथे हुए हैं तथा अपनी विचार और अभिवृत्तियाँ इकाई हैं
अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या कहता है ये, और इस पर डिस्कस करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा कथन आपका भौतिकवाद स्पष्ट करता है कि तथ्य को सूचित करता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। यह सिद्धांत आपका ये देखिए, और यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने पर प्रयत्न करता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का विचार हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स ने यह द्वंद्वात्मक विचार किसके विचार से ग्रहण किया था? हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से। और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फेयरबार से ग्रहण किया था। मार्क्स ने इस सिद्धांत में समस्त समाजवादियों के लिए एक दिशा निर्देश की उपमा दी, जिसके प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसकी सहायता से प्रत्येक साम्यवादी न सिर्फ सही दृष्टिकोण स्वीकार कर सकता है, बल्कि वह जो समाज की जो घटनाएं हैं, घटनाओं के अतिरिक्त संबंधों को भी समझ सकेगा व्यक्ति, और साथ ही साथ यह भी जान सकेगा कि वर्तमान समय में उनका विकास किस दिशा में हो रहा है, और साथ ही यह भी जान सकेगा कि भविष्य में उनका विकास किस दिशा में होना चाहिए या किस दिशा में व्यक्ति का विकास होगा। अब हम देखते हैं द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या है कार्ल मार्क्स की, इस पर विचार करते हैं। इसकी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पद्धति पर आधारित था। हीगल यह मानना चाहता था कि मानते चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसमें 3 अंग हैं: वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यह द्वंद्वात्मक दर्शन है, और हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति परिप्रेक्ष्य के में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक को समझा जा सकता है। मार्क्स तथा उनके अनुयायियों ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण से समझाया था, यानी कि गेहूं का दाना जब बाद है और उसे भूमि पर बो दिया जाता है, जब वह पौधा निकलता है तो वह दूसरा चरण यानी कि प्रतिवाद, और तीसरा चरण जब वह पौधा बनकर फसल उसकी पकने पर गेहूं को दाने को बनता है तो वह सूख जाता है, तो उसको प्रतिवाद यानी कि प्रतिवाद उसको संवाद कहते हैं। तीसरा चरण होता है क्योंकि नष्ट हो जाता है जब वो फसल। और आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है कि पूंजीवाद बाद है, और सर्वहारा वर्ग अधियंतंत्र अवस्था प्रतिवाद है, और साम्यवाद अवस्था आपकी साम्यवाद है। और भौतिकवाद पर भी विचार करेंगे कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद क्या है। जहाँ हीगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना या विश्वासों को मानते थे, वहीं मार्क्स आपके सृष्टि का मूल तत्व जड़ को मानते थे। ये कार्ल मार्क्स का कथन है, इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ तक कि चेतना की उत्पत्ति भी जड़ से हुई है। मार्क्स का जड़ से तात्पर्य था भौतिक परिस्थितियों अर्थात आर्थिक परिस्थितियों से था। और मार्क्स के अनुसार की बात करें, मार्क्स के अनुसार आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान उत्पादन प्रणाली था कार्ल मार्क्स की आपकी। और आगे हम देखते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति की क्या क्या विशेषताएं हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताएं हैं, द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व स्वतंत्रता और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन सामग्री इकाई जिसकी समस्त वस्तुएं, संबंध और परंपराएं निर्भर हैं। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता है। और सेकंड पॉइंट है, द्वंद्वात्मक के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है, तथा प्रकृति के अंदर सदैव कुछ न कुछ नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, विकसित होती रहती हैं, तथा पुरानी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और थर्ड पॉइंट है, द्वंद्वात्मक के अनुसार वस्तुओं का विकास परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है, यह केवल एक अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। यह गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, और वस्तुओं का गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ होता है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं। इसका उत्तर मार्क्स हीगल की विचारधारा को स्पष्ट करके देखा जा सकता है। उनके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है, इसलिए उनका गुणात्मक परिवर्तन है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रक्रिया को जगत में आर्थिक तत्व के लिए भी इन्होंने व्याख्या की थी। और इसके बाद हम देखते हैं आपका कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना है। ये मार्क्स के दर्शन सत्य भौतिकवाद ही था, और द्वंद्वात्मक पद्धति के विकास का एक कल्पना थी। मार्क्स ने परमाणु
के स्थान पर उदाहरण पर बल दिया था कार्ल मार्क्स ने। और इसके बाद है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। विकास के नियम क्या क्या हैं इनके, ये देखिए। फर्स्ट नियम है विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। फर्स्ट नियम है इसका लेनिन के अनुसार देखें तो विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम द्वंद्वात्मक का सार तत्व है। यही नियम है जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जन्म देता है। और परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन की मात्रा में भावी परिवर्तन से गुण से भी है परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार जल गर्म होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। और निष्कर्ष का निषेध नियम। इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं रहता है, अपितु उच्च अवस्था में पहुंच जाता है तथा वाद प्रतिवाद के साथ के संघर्ष के फलस्वरूप ही वाद संवाद का जन्म होता है और इसका प्रतिनिधित्व करता है। और आज का ये हमने लेक्चर देखा कि कार्ल मार्क्स ने क्या क्या अपने विचार दिए हैं, कौन कौन से काल्पनिक विचारक थे, 3 थिंकर, उन पर डिस्कस किया है। और आगे का लेक्चर हम ऐतिहासिक भौतिकवाद पर आपका लेकर आएंगे। और जब तक के लिए अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, पहले वाले अगर आपको वीडियो देखने हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आपके वेफर साहब पर और इमालदुर खीम पर, तो वह भी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर ये आपको बुक लेनी है तो आप बुक को भी अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से बुक प्राप्त कर PDF को ले सकते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं जब नेक्स्ट वीडियो में ऐतिहासिक भौतिकवाद पर लेकर आएंगे। और जब तक के लिए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट साबित होता है। तो फिर मिलते हैं। हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किलें आसान बना देते हैं, छोटी टहनियों के क्या बिसात हम तो बरगद को हिला देंगे। वो और हैं जो ठहर जाते हैं थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमान को झुका देंगे। वेलकम, थैंक यू। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।